हेलो गाइस, ओनली यूपीएससी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के 1 और 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे। आपको इनके पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीएससी को ज्वाइन कर लें। और चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट्स के लिए न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई है। तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी जो आई है 2030, जिसका टारगेट 2030 तक है। तो जो न्यू ट्रेड पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें टारगेट रखा गया है कि $2 ट्रिलियन दो ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो 2030 तक। ये हमारा टारगेट रखा गया है। अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी चल रही है, इसमें लगभग लास्ट ईयर से 75% ग्रोथ आया है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि $760 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला न्यूज़। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई है न्यू फॉरेन ट्रेड के लिए। गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई है फॉरेन ट्रेड के लिए। तो ये जो नई ट्रेड पॉलिसी है, इसका टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इस ट्रेड को 2 ट्रिलियन तक ले जाया जाए, जो कि अभी 2022-23 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि $760 बिलियन तक का ट्रेड अभी पहुंचा हुआ है। तो अभी अपना ट्रेड कितना है, जो एस्टिमेटेड ट्रेड है कितना है, $1 बिलियन का, ठीक है। और इसको 2030 तक कितना लेके जाना है, $2 ट्रिलियन का, $2 ट्रिलियन का। तो इसमें क्या करना है कि इसमें करेंगे कैसे, ये एक्सपोर्ट में जितने प्रोसेस होते हैं उसको स्विफ्टर बनाया जाए, उनके कॉस्ट कटिंग पे उनके फोकस किए गए हैं। पहले क्या करते थे कि ये इंसेंटिव दिया करते थे एक्सपोर्टर्स को कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता था। अब उसे हटा करके अब जो नई पॉलिसी आई है, उसमें लोअरिंग कॉस्ट किया जाता है और स्विफ्टर क्लियरेंस पे फोकस किया जाता है। ये पॉलिसी बेस्ड ऑन वर्ल्ड ट्रेड और इंडस्ट्री के जो फीडबैक हैं, उस पर एडजस्टमेंट के आधारित ये पॉलिसी बनाई गई है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, काफ़ी एम्बिशियस पॉलिसी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को डिजिटाइज किया जा सके, जिससे कि जितना भी प्रोसेसिंग टाइम है, क्लियरेंस टाइम है, वो सब कम हो जाए। उसके जो लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसको भी कम किया जा सके। तो ये सब बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एक्सपोर्ट के लिए। एक और बात है कि मर्चेंट ट्रेडिंग जो होता है, उसको भी इसके एम्बिट में लाया गया है, जिससे कि क्या होगा कि एक्सपोर्टर्स जो इंडिया के हैं, वो दूसरे देशों से कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं और उसको बाहर थर्ड कंट्री में बेचना चाहते हैं, तो उनको इंडियन किनारों को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ लाने की ज़रूरत भी नहीं है सामान, वो उधर से उधर ही भेज दिया करेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया लिथियम एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली बहुत बड़ा ये एक्सपोर्टर है लिथियम का। लिथियम आपको पता होगा, लिथियम यूज किया जाता है खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान होते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, गैजेट्स, सब में बैटरी के रूप में बैटरी जो बनते हैं, वो सब लिथियम से ही बनते हैं। तो लिथियम का एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि अपने जितने भी इसके एक्सपोर्ट कंट्री हो, जिसको ये एक्सपोर्ट करता हो, वो वेरियस कंट्रीज़ में करें, ना कि कुछ ही कंट्री में। जैसे कि अभी इनका कंसर्न क्या है कि ये ज़्यादातर सोर्स जो हैं एक्सपोर्ट करते हैं, वो चाइना को करते हैं। तो ये इनके लिए एक तरह की डिपेंडेंसी क्रिएट करती है।
जिसके कारण चाइना अभी जब भी चाइना से ये इनका रिलेशन थोड़ा बिटर होता है तो इस पे इनके ट्रेड पे इम्पैक्ट होता है। चाइना इनको ट्विस्ट कर सकता है, चाइना इनको डोमिनेट कर सकता है ट्रेड के कारण। तो इसलिए चाहते हैं कि ये सबको डाइवर्सिफाई करें। इसमें इंडिया का भी अपॉर्चुनिटी है, चूँकि इंडिया में लिथियम मिला है अभी। जम्मू कश्मीर में आपने हाल में न्यूज़ सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है, लगभग 5.6 लाख मीट्रिक टन। तो इतना लिथियम का भंडार मिला है, लेकिन अभी इसकी एक्सकैवेशन होनी बाकी है। इसमें बहुत प्रोसेस होता है, तब तक इंडिया को फ़ायदा होने वाला है अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। इन्होंने यूएस के एक एक्ट था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, इसकी बुराई की है इन्होंने, क्योंकि इस एक्ट में क्या करते थे यूएस वाले कि सब्सिडी ग्रांट कर देते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो भी यूएस में प्रोड्यूस किया जाता था। तो इससे बाकी लोगों में कंपटीशन में ये क्या कहते हैं बहुत आगे हो जाते थे, क्योंकि कोई कंपनी अगर सब्सिडाइज रेट पे प्रोडक्शन करती है और फिर दूसरे देशों में सब्सिडाइज रेट पे प्रोडक्शन नहीं होता है तो इनका कॉस्ट तो काफ़ी सस्ता होगा मार्केट में, इनको कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे। तो इस वजह से इस वाले एक्ट को ऑस्ट्रेलिया तो क्रिटिसाइज़ करता ही है, इसके साथ साथ साउथ कोरिया भी क्रिटिसाइज़ करता है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूके ज्वाइन करने वाला ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी, जिसको बोला जाता है CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये टर्म याद रखिएगा, ये डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। इस जो ट्रीटी है इसमें जिस ग्रुप में ये मिलने जा रहे हैं ये 11 कंट्री का ग्रुप है। तो 11 कैसे कंट्री? एशिया पैसिफिक वाले कंट्री हैं जिनका ग्रुप है, जो कि लगभग 13% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंट्रोल करते हैं। तो काफ़ी बड़ी ग्रुप है और इसमें यूएस चाहता है कि इसमें इनका भी ट्रेडिंग पार्टनरशिप हो ताकि ये भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस रन कर सकें। इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा इनका मानना है। इनका कहना है कि 99% ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनका एक्सपोर्ट किया जाएगा अगर ये ट्रीटी हो जाती है तो इससे इनके जीडीपी को लगभग 0.08% का बूस्ट मिलेगा। हालांकि ये बहुत माइनर बूस्ट लगता है, लेकिन अगर देखा जाए इनकी इकोनॉमी के हिसाब से इनकी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, तो इतना भी बूस्ट, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री के ऐसे भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम होते हैं, तो इतना ग्रोथ भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये इनका एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा चाइना भी ज्वाइन करने के लिए ये ट्रीटी चाहता है। इसने भी एप्लीकेशन डाल रखा है, लेकिन अभी तक इसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। और नाटो के चीफ कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो इन्होंने कहा है कि फिनलैंड ये अभी नाटो मेंबर ज्वाइन करने के लिए इनका प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये नाटो ज्वाइन कर लेंगे। तो फिनलैंड नाटो ज्वाइन करने वाला है, ऐसा नाटो के चीफ का कहना है। नाटो के चीफ का नाम क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर एक एडवर्टीजमेंट आया था, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए। HUID एक कोड होता है, HUID कोड, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। इससे होगा क्या? अभी जितने भी आप गोल्ड ज्वेलरी अभी ख़रीदने जा रहे हैं 1 अप्रैल के बाद से, वे सारे इसी कोड से सत्यापित होनी चाहिए, तभी वो मतलब स्टैंडर्ड माने जाएंगे। तो आप कहीं अगर ख़रीदने जाते हैं तो आप HUID कोड ज़रूर देखेंगे। आपको इस कोड को चेक करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। BS केयर ऐप बोला गया है इसको, BS केयर ऐप है। आप इसे डाउनलोड करेंगे, इसका इंटरफेस इस तरह से है, दिखाया गया है फ़ोटो में। आप इससे देख करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो गोल्ड है उस पर जो HUID कोड है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो नकली तो नहीं है।
तो इससे ये पता चल जाएगा। आपको इस तरह का ये दिया हुआ रहता है, उस पर मार्क किया हुआ रहता है, इससे पता चलता है कि ये कितने कैरेट का है। 22K मतलब 22 कैरेट का, 9106 मतलब 9106 मतलब 91.6% इसमें गोल्ड है। आउट ऑफ 100% 91% इसमें गोल्ड पाया गया है। ये 22 कैरेट का सोना है। और इसी तरह से एक लिस्ट होता है जिसमें दिया हुआ रहता है अगर 21 कैरेट का सोना रहे तो कितना होगा, तो लगभग 75% इसका रहेगा। तो 75 रहेगा तो 750 लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से कोड रहेगा इसका 21K750, इस तरह से ये लिखा रहेगा। तो आप ये कोड देख करके समझ जाएंगे कि इसका वैल्यू क्या है। और HUID कोड को स्कैन करके इस ऐप के थ्रू आप उसके बाकी के डिटेल निकाल सकते हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था 1 अप्रैल का न्यूज़पेपर। और चलते हैं अभी 2 अप्रैल के न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर पे। तो आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहले एक न्यूज़ है GST के रिगार्डिंग। तो GST में देखा गया है कि अभी मार्च का जो डेटा है, हर मंथ डेटा आता है, मंथली डेटा आता है GST का कि पिछले मंथ GST कितना रिसीव हुआ, नेक्स्ट मंथ GST कितना रिसीव हुआ। तो मार्च का जो डेटा आया है अभी 1 अप्रैल के आसपास, तो मार्च का जो डेटा है उसमें पता चला 1.6 लाख ये करोड़ मार्च में GST कलेक्शन हुआ है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट, तो फर्स्ट हाईएस्ट कितना होगा, पहला क्वेश्चन ये। तो फर्स्ट हाईएस्ट अप्रैल 2022 में आया था, 1.68 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो ये जो मार्च में 1.6 लाख करोड़ का जो ये कलेक्शन हुआ है, ये सेकेंड हाईएस्ट है। और ये 13% का ग्रोथ है मार्च में। मीन्स लास्ट मार्च में 2022 के मार्च में जितना था कलेक्शन, उसको कंपेयर किया जाए अगर इस मंथ के 2023 के मार्च से, तो लगभग 13% का ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ काफ़ी कंसिडरेबल है और काफ़ी अच्छा है कंट्री के लिए कि GST में लोग इतना टैक्स दे रहे हैं। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता होना चाहिए। GST का जो 2022-23 का जो डेटा है वो बता रहा है कि लगभग 22% हाइयर कलेक्शन हुआ है 2021-22 से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये फ़ोटो के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू ये रिचुअल डांस दिखाया जा रहा है, जिसमें नागराज थीरा बोला गया है इस आर्टिस्ट को। जो आर्टिस्ट ये परफॉर्म कर रहे हैं उसको नागराज थीरा कहा गया है। थीरा क्या होता है? थीरा एक पर्सन होता है, थीरा एक पर्सन होता है जो इस डांस परफॉर्मेंस में भाग लेता है। तो ये अभी चूँकि नागराज के फॉर्म में ये डांस कर रहे हैं, तो इनको बोला गया है नागराज थीरा। और इनके जो गॉड होते हैं वो थियम होते हैं, थियम, जिनको गॉड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ का ये डांस है, ये आपको ध्यान रखना है। कोझिकोड, यानी कि कोझिकोड मतलब कालीकट भी बोला जाता है कोझिकोड को। तो कालीकट यानी कि केरला में है ये। तो केरला का डांस है, आपको इतना ध्यान रखना है। फिर चलते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के 50 साल होने जा रहे हैं, यानी कि अप्रैल 1, 1973, जिस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने लॉन्च किया था एक कंजर्वेशन प्रोग्राम, टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। क्योंकि टाइगर्स की संख्या काफ़ी घट रही थी उस समय मात्र 12, इस बांदीपुर में 12 टाइगर बच गए थे नॉर्थ इंडिया में। तो इस 12 टाइगर को और संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 1973 को। तो आज 2023 में ये 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तक का प्रोग्रेस कितना है तो देखा जाए, कुल मिला के इस पार्क में लगभग 173 टाइगर अब हो गए हैं इनके आसपास। मतलब इस पार्क में लगभग, इस टाइगर रिजर्व में 173 टाइगर पाए गए हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो इस टाइगर रिजर्व के कुल 126 टाइगर हैं इस तरह से। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांदीपुर सेंचुरी है, बांदीपुर, ये इसका लोकेशन अगर देखा जाए तो साउथ में क्या है, एक रिवर है जिस रिवर का नाम है मोयार रिवर। तो आपको रिवर का नाम याद रखना पड़ेगा कि मोयार रिवर यहाँ पे है, और साउथ में नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत और मोयार रिवर MN साउथ में है,
और नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में इनका फैलाव कहाँ तक है, तो गुंडलुपेट और गोपाल स्वामी बेटा ये हिल है। तो गोपाल स्वामी बेटा हिल और गोपाल स्वामी हिल है, और एक क्या कहते हैं, गुंडलुपेट करके जगह है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गुंडलुपेट, इधर नीलगिरी पर्वत, ये नॉर्थ में, ये साउथ में, और इधर रिवर का नाम है मोया रिवर। ये सब सारा किससे रिलेटेड है, तो बांदीपुर से। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में। ये सब सारी चर्चा कर्नाटका का हो रही थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कोंडा रेड्डी ट्राइबल के बारे में। कोंडा रेड्डी ट्राइबल कहाँ पाए जाते हैं, ये सबसे पहला न्यूज़। कोंडा रेड्डी ट्राइबल आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कोंडा रेड्डी ट्राइबल। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा था, क्योंकि पोलावरम इरिगेशन एक प्रोजेक्ट लाया गया है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके कारण इन लोगों को रिहेबिटेट कराने के लिए बोला गया था कि ये जो ट्राइब हैं, कोंडा रेड्डी ट्राइब के जो निवासी हैं, इनको कहा गया था कि आप लोग यहाँ से कहीं और आप लोगों को स्थान दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाइए। यहाँ पे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है। तो इससे यहाँ के लोगों को, जो कोंडा रेड्डी की ट्राइब के लोग थे, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। वो लोग नहीं चाहते थे अपनी जगह छोड़ना। तो वो लोग के बारे में ये आर्टिकल है, इसमें बताया गया। तो आपको कोंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ की है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड डॉलर टू सेटल ट्रेड रूपी। तो आपको पता है कि जब से रसिया यूक्रेन की वार हुई है, तब से इंडिया ने अपने जो भी ट्रेड रिलेशन है उसको रूपी पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री के साथ। तो ये शुरुआत की गई थी रसिया से, और भी बहुत सारे कंट्री थी, जैसे कि कुल मिला के 18 कंट्रीज़ हैं। कुल मिला के 18 कंट्री है, मलेशिया भी इनमें से एक है। इनसे ट्रेड करने के लिए वॉस्त्रो स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट यूज किया जाता है। तो ये वॉस्त्रो अकाउंट है जिसके थ्रू ये लोग परचेज कर सकते हैं। इनको रुपया को फिर से डॉलर को फिर से ये मलेशिया के लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी चीज़ का ट्रेडिंग हो तो ये डायरेक्टली रुपीज़ में ही कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट है, ये खोला जाएगा यूनियन बैंक के थ्रू। इंडिया में जो यूनियन बैंक है उसके थ्रू खोला जाएगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग बैंक जो मलेशिया में रहेगा वो मलेशिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया है। ठीक है, तो यहाँ ये इंडिया यूनियन बैंक हो गया, और इधर ये बैंक ऑफ मलेशिया हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया मलेशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो इसमें लगभग 19 बिलियन डॉलर पहुंच गया 21-22 में। ठीक है, और मलेशिया है जो कि 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान रीजन का। फर्स्ट सेकंड कौन है, फिर सिंगापुर और इंडोनेशिया फर्स्ट और सेकंड है। सिंगापुर का जो ट्रेडिंग अमाउंट है, कितना का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 30 बिलियन डॉलर का लगभग ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं मैक्रोन, उन्होंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इनका एनुअल मिलिट्री परेड होता है, वेस्टाइल डे परेड। इसमें मोदी जी को इनवाइट किया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और इसके पहले ये इनवाइट क्यों किया गया है, क्योंकि जो इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रेटजिक, इस पार्टनरशिप के 25 साल होने वाले हैं। तो 25 साल के इस शुभ अवसर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जा रहा है। पिछली बार मनमोहन सिंह जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनको 2009 में इनवाइट किया गया था। फिर है यूपी टू स्पीड अप सर्वे ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी। इनेमी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो चाइना से और पाकिस्तान से जो वार हुए थे, उस समय जो वार के बाद जितने लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए थे,
चाइना या पाकिस्तान में, तो उनके जो यहाँ प्रॉपर्टी बचे हुए थे उन प्रॉपर्टी को इनेमी प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो इस इनेमी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारे कंट्रोवर्सी, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करने कितने इतने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे लॉन्च किया है जिसमें इस तरह के जितने इनेमी प्रॉपर्टी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको क्लियरेंस करना है, उनको इंक्रोचमेंट से बचाना है। तो भारत में कौन सी बॉडी है जो इनेमी प्रॉपर्टी की ये सर्वे करती है और दिन इसके रिगार्डिंग डेटा रखती है? तो कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, सेपी, ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। इन्होंने बताया है कि लगभग 5,936 टोटल इनेमी प्रॉपर्टी है इंडिया में, जिसमें से लगभग 2,250 यूपी में ही लोकेटेड है। और इसमें बहुत सारे पे माफिया ने इलीगल कब्जा कर लिया है। कुछ लोग जो पहले से रह रहे थे वहाँ पे प्रॉपर्टी में, उन लोग कब्जा हो गया है। कोई तो सब सस्ते दाम पे, कुछ रेंट पे रह रहे हैं। तो इस तरह से उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो ये सब इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट इसको हटाएगी और इसको कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के तहत इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी के लिए राजनाथ सिंह का एक बयान आया है जिसमें बताया गया है कि 15,920 करोड़, जो कि ऑल टाइम हाई है डिफेंस एक्सपोर्ट, ये इसमें चला गया है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट इतना हाई जाने का कारण क्या है? क्योंकि इंडिया अब लगभग 85 कंट्री को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। लगभग 100 कंपनी है इंडिया में जो कि बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात का प्रूफ आप इससे पता लगा सकते हैं कि अभी जो 2023 में एरो इंडिया शो हुआ था उसमें लगभग 104 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। और किस तरह के ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यहाँ जो एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के काम में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, जैसे एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन है, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सरफेस एयर मिसाइल, रडार, सिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम और थर्मल इमेजिंग बॉडी आर्मर, एमुनिशन, ये इतने सारे चीज़ें हैं। और जो तेजस अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA तेजस, इसका भी बोला गया है कि ये भी बहुत डिमांड में है। फिर आते हैं मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक। मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक 2 अफ्रीकन कंट्री में हो गया है अभी, इक्वेटोरियल गिनिया और तंजानिया में। आप लोग मैप में मार्क करें इक्वेटोरियल गिनिया कहाँ है और तंजानिया कहाँ है। इक्वेटोरियल गिनिया की राजधानी कहाँ है और तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग मार्क करके देख लेंगे। मार्बर्ग वायरस डिजीज़, मार्बर्ग वायरस डिजीज़ को शॉर्ट में बोला गया है MVD। ये पहली ऐसी डिजीज़ है जो इस कंट्रीज़ में फैली है। WHO के हिसाब से ये बहुत हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क वाला ये डिजीज़ है। ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था जर्मनी में 1967 में, ठीक है। तो 1967 में जो जर्मनी और सर्बिया में ये आइडेंटिफाई किया गया था, तो जर्मनी का एक जगह है मार्बर्ग, उसी के नाम पे इस वायरस का नाम पड़ गया मार्बर्ग वायरस। ये इबोला की तरह डेडली वायरस है और ये कांटेक्ट कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू होता है। अगर किसी जानवर से इन्फेक्ट हो जाए, जैसे कि फ्रूट बैट, इसका जो सबसे बड़ा ये ट्रांसमीटर है, ये कौन है? फ्रूट बैट, एक चमगादड़ है जो कि ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन को ये ट्रांसमिट कर देता है ये डिजीज। इसके बाद अगर वो ऐसा ह्यूमन जो ऑलरेडी इससे इन्फेक्टेड है वो किसी और ह्यूमन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो उसके थ्रू भी हो सकता है। अगर उसके बॉडी के कुछ फ्लूइड, अगर पेशेंट के फ्लूइड अगर स्वस्थ व्यक्ति के को मिल जाए या कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में भी आने से ऐसा हो सकता है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग डिजीज़ है। इसमें कहा गया है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत लीथल है। ये इसमें लगभग 90% चांस है कि फैटिलिटी रेट की, मतलब मृत्यु दर काफ़ी हाई है इसके, 90% के आसपास। तो पहले इक्वेटोरियल गिनिया में ये आउटब्रेक हुआ था, फिर बाद में 1 महीने बाद फिर WHO का रिपोर्ट आया, कंफर्मेशन आया, उसके 1 महीने बाद लगभग MVD ये आउटब्रेक हो गया तंजानिया में भी।
तो ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है। इसमें बताया गया कि टोटल अब तक 35 केस कंफर्म किए गए हैं, जिसमें से 27 की डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 35 में से 27 काफ़ी हाई फैटेलिटी रेट है। और एक क्लाइमेट चेंज के बारे में एक न्यूज़ आया है कि अंटार्कटिक सर्कुलेशन। अंटार्कटिक सर्कुलेशन क्या होता है? आपको पता है कि पृथ्वी के साउथ पोल के पास अंटार्कटिका है रीजन, तो वहाँ पे बहुत बर्फीले पानी मतलब बर्फ़ जमे रहते हैं हमेशा। तो कहा गया कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर कम होता जाता है, तो टेम्परेचर कम होता जाता है तो आर्कटिक सर्कुलेशन रुक जाता है। आर्कटिक सर्कुलेशन होता क्या है? तो जैसे जैसे पानी ठंडा होता है, तो पानी ठंडा होगा तो आपको पता है कि गर्म गर्म जो पानी रहता है वो ऊपर आती है, और जो ठंडा पानी है जो नीचे की ओर जाएगी। तो ठंडा पानी नीचे जाता है, तो ये ठंडा जैसे जैसे जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा नीचे जाएगा, तो नीचे का पानी को ये डिस्प्लेस करेगा, तो नीचे का पानी फिर ऊपर आएगा, तो नीचे का वाटर ऊपर जाता है। इस तरह से ये सर्कुलेशन होता है। तो ये सर्कुलेशन जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो ये सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि ये पानी इतना ठंडा हो नहीं पाता है कि नीचे जाए, तो ये पानी ऊपर आ नहीं पाता है, तो ये सर्कुलेशन नहीं होता है। जब सर्कुलेशन नहीं होता है तो यहाँ के जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ के जो स्पेसीज यहाँ रहने वाले हैं, उन लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग फिर मरने लगते हैं। तो ये दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। कहा गया है कि ये अंटार्कटिक ये जो सर्कुलेशन है, लगभग इस्टिमेट किया गया है कि अगले 30 साल में 40% और स्लो हो जाएंगे ये सर्कुलेशन। इसके कारण बहुत तेज़ी से हम कोलैप्स की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ये जो सिस्टम है ये लगभग ख़त्म के कगार पे हो जाएगी। तो जैसे ये सिस्टम ख़राब होगी उतना स्पेसीज़ का ये सर्वाइव करना मुश्किल होगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।